न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मैं बात कर रहा हूं हर दिल अजीज मोहम्मद अजीज की। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। 2018 तारीख थी 27 नवंबर, जबकि हरकत कलब बंद हो जाने की वजह से उन्हें मौत की आगोश में सो जाना पड़ा। कलकत्ता में पैदा होने वाले इस रोशन सितारे का नाम तो घर वालों ने सैयद अजीजुल नबी रखा था और इनका ताल्लुक एक सूफी घराने से था। सैयद शाह अमानुल्लाह साहब इनके दादा जान हुआ करते थे। यूं तो इनका ताल्लुक एक सैयद सूफी घराने से था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। किस्मत तो सैयद अजीजुल नबी को हर दिल अजीज बनाने पे तुली हुई थी, उससे मोहम्मद अजीज बनाने पे तुली हुई थी। बचपन से ही संगीत का शौक रहा। रफ़ी साहब से बड़े मुतासिर रहे और कॉलेजेस में और दोस्तों की महफिल में रफ़ी साहब के गाने सुना सुना कर लोगों का दिल बहलाया करते थे। और ये गाने का शौक रफ्ता रफ्ता उनकी जिंदगी में शामिल कुछ इस तरह से हो गया कि आगे चलकर यही शौक उनका प्रोफेशन बना। कलकत्ता के एक रेस्टोरेंट गालिब से उनके गाने की शुरुआत हुई और उसी रास्ते पे चलते हुए उन्हें आगे की वो मंजिल मिली कि जब दुनिया वालों के सामने मोहम्मद अजीज एक बहुत बड़े गुलकार की हैसियत से सामने आए। गालिब में लोगों का आना जाना था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल थे। उसमें डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये लोग अक्सर गालिब बार आया करते थे खाने वगैरह खाने के लिए। वहीं पे एक निर्माता ने अजीज भाई को सुना और सुनने के बाद उन पर इस कदर फरीफ्ता हुए कि उन्हें अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दे दिया और यहीं से उनकी शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी ज्योति। ज्योति बंगला में भी बनी थी और हिंदी में भी बनी थी, लेकिन यह फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद अजीज साहब बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में उनकी स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ और स्ट्रगल करते करते उनकी जिंदगी में वो मकाम आ गया, वो लम्हा आ गया कि जिसके लिए ये सारी तगोदो थी। उनकी मुलाकात हुई अनु मलिक से। अनु मलिक जिन्हें उस जमाने में फिल्म मर्द मिली थी, उन्होंने अजीज भाई को पहली बार फिल्म का टाइटल सॉन्ग गाने के लिए उनका इंतखाब किया। मर्द तांगे वाला मैं हूं, मर्द तांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं उस दौर में यूं तो अमिताभ बच्चन के सारे गाने किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किए जाते थे, लेकिन ये वो दौर था कि जब किसी वजह से किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के दरमियान थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी और किशोर कुमार ने मनमोहन देसाई जी को गाना गाने से साफ मना कर दिया। ये और बात कि शायद किस्मत इस तरह से मोहम्मद अजीज साहब के लिए उन पे अपनी मोहब्बतों के, अपने कामयाबी के दरवाजे खोल रही थी। अजीज साहब का यह गाना सुपर डुपर हिट हुआ और इस तरह से उनके करियर की शुरुआत बहुत ही धूम धड़ाके से हुई। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मोहम्मद अजीज साहब ने इंडस्ट्री के तकरीबन सभी गुलकारों के साथ, जितनी भी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स थी उनके साथ गाना गाया, जिनमें लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, अलका याग्निक जी, अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी और इस तरह के तमाम दूसरे फीमेल गुलकारा शामिल हैं। आपके आ जाने इसी तरह से मेल प्लेबैक सिंगर में भी उनका साथ तकरीबन सबों के साथ रहा, जिनमें खास तौर से उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ भी कुछ गाने गाए। संगीतकारों की बात करें तो संगीतकारों में शायद ही कोई ऐसा संगीतकार होगा कि जिनके साथ मोहम्मद अजीज ने कोई गाना रिकॉर्ड न किया हो। गुलाब का लाखों में हजारों में एक। यहां तक कि अगर हम इसकी गिनती करें तो यूं समझ लीजिए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर नौशाद जी तक जितने भी संगीतकार हैं, सबों के संगीत में मोहम्मद अजीज साहब ने कोई ना कोई नगमा जरूर गाया। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन। तरक्की की मंजिल तय करते रहे, गानों पे गाने गाते रहे, लोगों में इनकी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही थी और एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें मोहम्मद रफी साहब की जानशीन की हैसियत से देखा जाने लगा। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। बेपनाह आवाज,
आवाज में बेपनाह मिठास, आवाज में उड़ान का भी ऐसा मामला था कि बस लगता था कि कोई बाज है जो प्रवास कर रहा है। जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी करता हूँ मैं जो। बड़े ही खूबसूरत गाने गाते रहे वो, और इसके बाद संगीत का जो पहिया था वो एक दूसरे अंदाज में उसने घूमना शुरू कर दिया। माहौल बदल चुका था, संगीत के ढंग बदल चुके थे, और उस बदलते हुए माहौल की वजह से कहीं ना कहीं मोहम्मद अजीज साहब के गाने कम होने लगे, क्योंकि अब जो गाने बन रहे थे वो गाने किसी और तरह के थे और उन्हें गाने वाले भी किसी और तरह के थे। ऐसा नहीं कि मोहम्मद अजीज साहब उन गानों को नहीं गा पाते, लेकिन संगीतकारों ने उन्हें जैसे आजमाने से मन छुड़ा लिया था। बहरकैफ फिर भी उसके बाद वो स्टेज प्रोग्राम्स की तरफ आए, और स्टेज प्रोग्राम्स में भी बहुत ज्यादा ही वो कामयाब रहे। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। उन्होंने बहुत सारी जुबानों में गाना गाया, और उड़िया गानों में तो उनका जवाब नहीं, बल्कि उड़िया के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर वो हुए। उड़िया के साथ साथ भी उन्होंने बहुत सारी जुबानों में गाने गाए, जिनकी तादाद हजारों में है। आज मैं अजीज साहब का जिक्र कर रहा हूं, हालांकि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी उनका जिक्र ग्रेट लेजेंड्स चैनल पे पेश किया है, एक एपिसोड उनके नाम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। लेकिन आज की तारीख में उन्हें ये छोटा सा एपिसोड फिर नजर कर रहा हूं उनकी, और आज का ये एपिसोड इस तरह से खास है कि आज के एपिसोड में मेरी बातों से परे मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जिनका मोहम्मद अजीज साहब से एक खूनी रिश्ता है। ये हैं जनाब अनीसुन नबी साहब, जो कि मोहम्मद अजीज साहब के मझले भाई हैं। आज इनकी जुबानी आप सुनिए कि उस रात क्या हुआ था, जिस रात मोहम्मद अजीज साहब अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बैठे थे, और फिर दूसरे दिन जब मॉर्निंग की फ्लाइट से वो बॉम्बे को रवाना हुए। आइए सुनते हैं अनीसुन नबी साहब की जुबानी। अजीज भाई, रात को उनके पास मैं गया, काफ़ी रात को 11 बजे रात को, और गया और देखा कि वो बैठे हुए हैं बहुत अच्छे मूड में, और 3 घंटे तक मुसलसल, यानी कि रात 11 से 3 बजे रात तक हमारी बहुत सारी बातें हुई। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात हुई, पर्सनल बातें हुई, ज़ाती बातें हुई, ख़ानदान के गुज़रे हुए दिनों की बातें हुई, और एक अजीब तरह की बातें वो कर रहे थे जैसे वो पहले कभी नहीं करते थे। ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कब है, कब किसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, तो इस तरह की बातें जैसे फ़िलोसफिकल, और तो एक अनोखा सा अंदाज़ था उनका। फिर उसी वक्त जो हमारा घर है वहाँ गली पे 15-20 कुत्ते आकर उनके दरवाजे के पास भौंकने लगे, जैसे भेड़िया चिल्लाता है, तो सारे कुत्ते एक साथ उनके गेट के पास। तो अजीज़ भाई ने हैरत किया कि झांक कर हम लोगों ने देखा कि इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं एक साथ। तो अजीज़ भाई ने कहा कि पता नहीं कौन सा पहाड़ गिरने वाला है। जैसे पुरानी कहावत है, कुत्ते जब भौंकते हैं तो किसी की मौत होती है, तो कह रहे लगता है कोई पहाड़ गिरने वाला है। तो हमें क्या मालूम था कि एक इतना ग्रेट सिंगर जिसके बारे में वो खुद ही कह रहे कि कोई पहाड़ गिरने वाला है, तो इस तरह से उनकी मौत का एक इशारा था ये। फिर सुबह ज़रा से वो ढीले ढाले से थे और गए, वो एयरपोर्ट गए, तो तबीयत ज़रा नासाज थी। वहाँ डॉक्टर वगैरह ने कहा कि आप ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जाना है ज़रूरी, और 1 महीने से मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। उसके बाद ये हादसा हुआ बॉम्बे एयरपोर्ट पे, जो आप सब जिससे वाकिफ़ है, आप सब तमाम लोग। उनका इंतकाल हो गया शाम 4 बजे। मामला ये है कि मौत तो सबको आती है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी मौत पर भी एक दुनिया जो है एक हैरत ज़दा हो जाती है। लेकिन अजीज़ भाई जो फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 21-22 हज़ार गाने उन्होंने दिए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ फिल्मों में, और कव्वाली है,
बहुत सारे मौज़ूआत पे उन्होंने दिए, गज़ल है, भजन है, तो उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे को, म्यूज़िक के तमाम शोबे को उन्होंने टच किया और हक अदा किया। और बॉलीवुड के दिलीप कुमार से लेकर गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, तमाम लोगों को उन्होंने अपने गाने दिए, अपनी आवाज़ दी और फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत समझे जाने थे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, बल्कि हैरत है, गम में डूबा हुआ एक सवाल है कि पूरी इंडस्ट्री खामोश रही। किसी ने किसी भी हैरत का, गम का कोई इजहार नहीं किया। चंद आर्टिस्ट नाम के बस चंद ही थे, किसी ने ऐसा नहीं कहा। और दूसरे जो फनकार होते हैं उनके वक्त में जो उनकी सराहना होती है वो सब की गई। उनके मौत के बाद जैसे पूरी बॉम्बे इंडस्ट्री खामोश रही। एक हैरत अंगेज गम है, एक सवाल है मेरे जहन में और आप लोगों के भी जहन में है कि आप देखिए मीडिया खामोश, और जिन लोगों को उन्होंने फिल्में दी, उन फिल्मों में उनके गानों की वजह से वो फिल्में आज भी याद की जाती हैं, तो सब के सब खामोश। जैसे ये क्या हो गया? इतना बड़ा फनकार जिसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दौर अच्छे अच्छे गानों के साथ बॉलीवुड को सौगात के तौर पे अपने गाने दिए, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री खामोश रही। ये एक हकीकत है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाने में जिसने सबसे अहम रोल अदा किया वो मोहम्मद अजीज़ साहब थे। और ये वाकई बड़ी अफसोस का मकाम है कि इंडस्ट्री के इतने बड़े पिलर कहना चाहिए, क्योंकि रफ़ी साहब के बाद जिस तरह से रफ़ी साहब ने हर जॉनर में गाने गाए थे, रफ़ी साहब के बाद मोहम्मद अजीज़ साहब ने हर जॉनर के गाने गाए। मैंने सुना कि वो अक्सर ये कहते थे, अपनी अम्मी से बड़ी मोहब्बत करते थे और कहते थे कभी अगर मेरी मौत हो तो अम्मी के साथ मुझे दफन किया जाए। लेकिन उनकी मिट्टी जो हुई वो बॉम्बे में हुई। और ये भी देखा गया कि इतने बड़े फनकार की मौत पे भी उनके जनाजे में जैसा कि सोचा जा रहा था कि बहुत सारे, तकरीबन इंडस्ट्री के सारे लोग ही शरीक होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनाजे में भी गिने चुने लोग ही थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो जो अम्मी का आपने जिक्र किया, ये तो सारी दुनिया को मालूम है, जो करीब के लोग हैं, कि उन्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत नज़र नहीं आती। जब वो घर आते थे यहाँ पे कलकत्ते में, तो ऐसे तो तमाम लोगों की भीड़ में रहते थे, इतने चाहने वाले थे, लेकिन वक्त निकाल कर अपने फ्लैट से अम्मी के पास आते थे और अम्मी सोफे में बैठी रहती थी। तो हम लोगों ने देखा है, इंतकाल से पहले तो अम्मी उनसे 7 महीने 25 दिन अम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन पिछले साल का मंजर मेरी आंखों में पूरी तरह है कि एक बार मैं आकर देख रहा हूँ कि अम्मी बैठी हुई सोफे में और उनके जानों पे अपना सर रख के वो सो गए बेखबर, जैसे बच्चे सो जाते हैं जी। और अम्मी उनके सर पे उंगलियों से कंघी कर रही हैं। और मैंने झांक के देखा, अजीज भाई की आंखें भीगी हुई हैं। तो वो मोहब्बत जो माँ से होती है, ऐसी मोहब्बत नज़र नहीं आती। और जब वो घर से जाते थे तो खिड़की पे झांक के देखते थे, अम्मी सलाम करती थी, अम्मी सलाम का जवाब देती थी, दुआएं देती थी, तब वो जाते थे। तो दोस्तों, आज का ये खास एपिसोड मैंने मोहम्मद अजीज़ साहब के चाहने वालों की नज़र किया, ख़ास इस तरह से कि इसमें न सिर्फ ये कि मोहम्मद अजीज़ साहब का जिक्र, बल्कि आज हमने आपकी मुलाकात मोहम्मद अजीज़ साहब के भाई साहब से करवाई। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड भी आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।